हम शुरू करते हैं 4 सितंबर का ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस। और बिल्कुल सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैंड राइटिंग हैं, क्योंकि साथियों मेरे पास पीडीएफ वगैरह बनाने की व्यवस्था नहीं है और ना ही ऐसे सिस्टम में फ़ोन से सारा काम करता हूं, तो इसलिए मैं बिल्कुल हैंड रिटन आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो हमारा पहला प्रश्न है 4 सितंबर का, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? जो हमारा मध्य प्रदेश है यहाँ पर लोकसभा की टोटल सीट कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। कितनी है? 29 सीटें हमारे पास लोकसभा की है मध्य प्रदेश में। और विधानसभा की हम बात करें तो वो है 230, और अगर राज्यसभा की बात करें तो वो है 11। और जब साथियों मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कि जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो उस समय मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हमारे पास टोटल 40 हुआ करती थी। कितनी? 40 सीटें हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए कौन पात्र है, यानी कि कौन इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है? तो साथियों जितने भी देश भर के सड़क विक्रेता हैं, यानी कि जो रोड पर ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं या स्टॉल लगाकर बेचते हैं, वो सभी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए पात्र हैं। वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना में आपको 10,000 रुपये तक का लोन बैंक के द्वारा दिया जा रहा था। अगला प्रश्न हमारा, किस जिले को मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको मध्य प्रदेश का हम चीनी का कटोरा बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर जिला। कौन सा? नरसिंहपुर जिला। तो साथियों यहाँ पर गन्ने का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए शक्कर यानी कि चीनी का निर्माण भी बहुत होता है। यही कारण है कि इसको मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है, नरसिंहपुर जिले को। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? सत्य विकल्प के अनुसार इसका करेक्ट आंसर रतलाम रहने वाला है। बाकी मध्य प्रदेश के पश्चिम में बहुत सारे जिले हैं, जैसे कि मंदसौर है, नीमच है, फिर हमारा रतलाम है, उज्जैन है, लेकिन झाबुआ है, अलीराजपुर है। तो जिले तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर रतलाम रहने वाला है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प के अनुसार हमारा रतलाम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राहत इंदौरी को उर्दू साहित्य में पीएचडी की डिग्री कब मिली थी? तो मिली थी 1985 में। कब? 1985 में राहत इंदौरी को उर्दू साहित्य में पीएचडी की डिग्री मिली थी। और अब आपको राहत इंदौरी साहब कुछ शायरियाँ सुनाएंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के। किसके? नर्मदा नदी के। तो महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और कभी आपसे तट पूछ ले तो उत्तर दिशा की, यानी उत्तर तट, 2 तट है ना, तो जो हमारा महेश्वर है ये नर्मदा नदी के उत्तर तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में, यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो साथियों इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है, मृदा प्रोफाइल में परत ए को किस नाम से जाना जाता है? क्या है प्रश्न? कि मृदा प्रोफाइल में परत ए को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको टॉप सॉइल या ऊपरी परत के नाम से जाना जाता है। किसको? परत ए को। जो मृदा की हम प्रोफाइलिंग करते हैं तो उसमें जो लेयर ए होती है, यानी परत ए होती है, उसको हम किस नाम जानते हैं? तो उसको टॉप सॉइल या ऊपरी परत के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? किसका? जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन देश। कौन है? चीन देश। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा प्लान शुरू कब किया गया था? क्या है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? तो बताइए गब्बर भाई, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन साथियों घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे को जरूर पता है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर है 1985 में। कब? 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो साथियों एक कोशिकीय जीव के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और अमीबा है। ये तीनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों का एग्जाम्पल दे दिया है। अगला प्रश्न है, मेलेनोमा रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। जो मेलेनोमा रोग है इससे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो होता है हमारा पैर, हाथ, पीठ और चेहरा। यानी कि पैर, हाथ, पीठ और चेहरा ये सभी मेलेनोमा रोग से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो साथियों मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन बाद में बड़े होते जाते हैं तो जुड़ती जाती है। तो मनुष्य में 206 और बच्चों में 300 हड्डियां। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के समान हो। तो वो साथियों हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे। उसको कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रखी हुई वस्तु के समान ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजनन के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो साथियों प्रजनन के आधार पर जीवों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, या लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन। तो प्रजनन के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है तो दो भागों में किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, कोलेसिलिस किसका रूप है। क्या है? कोलेसिलिस किसका रूप है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विषमांगी मिश्रण का। किसका? विषमांगी मिश्रण का कोलेसिलिस रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हृदय। जो हमारा हार्ट है ये एक उत्सर्जी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, शुद्ध ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं। तो साथियों ग्रह हो या शुद्ध ग्रह सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। किसके? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अच्छा, शुद्ध ग्रह पाए कहाँ जाते हैं। तो साथियों जो मंगल है, मंगल ग्रह हमारा, और फिर जो बृहस्पति ग्रह है इसके बीच में एक शुद्ध ग्रहों की पूरी पट्टी है, तो वहाँ पर ये शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाएंगे, फिर शुद्ध ग्रह की पट्टी आ जाएगी, फिर आपका बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, अरुण आ जाएगा और वरुण आ जाएगा, है ना। तो ये हमने साथ साथ सौरमंडल में क्रम भी देख लिया सूर्य के निकटतम स्थिति से। तो उस हिसाब से शुद्ध ग्रह कहाँ पर है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं और ये भी सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मल्चिंग किसका उदाहरण है। क्या है प्रश्न कि मल्चिंग किसका उदाहरण है। तो साथियों मल्चिंग मृदा संरक्षण का उदाहरण है। किसका? मृदा संरक्षण का उदाहरण है। और कोई गांव से वीडियो देख रहा होगा तो उसने देखा होगा हम खेतों में मल्चिंग लगाते हैं, जिसमें हम मिर्ची की खेती या टमाटर की खेती वगैरह करते हैं, तो उसमें हम एक पन्नी से मिट्टी को ढक के मल्चिंग लगाते हैं। तो मल्चिंग किसका उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा संरक्षण का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस पार्टी से संबंधित हैं। तो साथियों ये बांग्लादेश आवामी लीग से संबंधित है। किससे? बांग्लादेश आवामी लीग से संबंधित हैं। और इसकी स्थापना किसने करी थी। तो वो करी थी शेख मुजीबुर रहमान ने, जो कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, और ये उनकी बेटी है शेख हसीना, तो ये भी वहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस पार्टी से हो जाएगी। ये हो जाएगी बांग्लादेश आवामी लीग से। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई थी। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन ऑफ मैन किसे कहते हैं। या डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कुछ ऐसा होगा ये। डॉल्फिन ऑफ मैन किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं रविंद्र कुमार सिन्हा जी को। किसको? रविंद्र कुमार सिन्हा जी को, क्योंकि साथ ही इन्हीं के प्रयासों से जो हमारी डॉल्फिन मछली है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसको इसीलिए इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा जी को। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश में पानी और CO2 का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो फिर से रिपीट कर दूं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और CO2 की उपस्थिति का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। बाकी साथियों हमारा वीडियो देखकर आपको कैसा लग रहा है ये अभी आपको राहुल गांधी जी बताएंगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है। प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है रेडान। क्या है? करेक्ट आंसर रेडान बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हेलोजन तत्व नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है जर्कोनियम। जो जर्कोनियम है ये एक प्रकार का हेलोजन तत्व नहीं है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर है हमारा बेतवा। क्या है? बेतवा नदी के किनारे पर है ओरछा शहर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो है हमारा बुरहानपुर। क्या है? बुरहानपुर है सबसे दक्षिणी जिला। और ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है साथियों कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है, ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहे हैं। या बुरहानपुर किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बुरहानपुर जिला बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमेरिका ने कितने देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं? तो साथियों अमेरिका ने टोटल 20 देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। कितने देशों के साथ? 20 देशों के साथ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो साथियों भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? कौन सी? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। और इसका अगर एग्जैक्ट देश पूछ लें तो देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के साथ एक फर्म की बातचीत और व्यापार किसके माध्यम से होता है? प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, बड़ा है कि इंटरनेट पर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के साथ एक फर्म की बातचीत और व्यापार किसके साथ होता है? ये किसके माध्यम से होता है? तो साथियों वो होता है ई कॉमर्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? ई कॉमर्स के माध्यम से। जैसे कि देश में दो मेनली ई कॉमर्स कंपनियां हैं, एक अमेजन है और एक फ्लिपकार्ट है। तो वहाँ पर जो भी हम वस्तु मंगाते हैं वो कोई अमेजन या फ्लिपकार्ट नहीं बेचता है, वो तो बस आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। वहाँ पर सेलर रजिस्टर्ड होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं और हम कस्टमर बन के उसको खरीदते हैं। तो इंटरनेट पर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के साथ एक फर्म की बातचीत और व्यापार किसके माध्यम से होता है? तो ई कॉमर्स के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? साथियों जो रॉक गार्डन बहुत ही फेमस है और ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पर? चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। तो यहाँ पर रॉक गार्डन स्थित है। और इसको कब बनाया गया था? तो इसको 1957 में 1957 में बनाया गया था रॉक गार्डन को चंडीगढ़ के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मरे किस देश की नदी है? या मेरे बोलते हैं इसको, मेरे भी बोलते हैं, मरे भी बोलते हैं। तो मरे किस देश की नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की नदी है मेरे। और साथियों ऑस्ट्रेलिया में ही एक और नदी है जिसका बहुत ही नाम अच्छा है, डार्लिंग नाम है। क्या है? डार्लिंग। तो मेरे और डार्लिंग दोनों नदियाँ कहाँ पर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन कब हुआ था? तो साथियों भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। कब? 1947 में। और मुस्लिम लीग द्वारा अलग देश की मांग कब हो गई थी? तो 1940 में ही हो गई थी। यानी कि उसके 7 साल बाद वो अपने लक्ष्य में सफल हुए और उन्होंने भारत जैसे महान देश का बंटवारा कर दिया। तो भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुरहानपुर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों बुरहानपुर जिला हमारे केले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है बुरहानपुर जिले में। अगला प्रश्न है, काकेशस पर्वतमाला किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है? तो जो कॉकेशस पर्वतमाला है ये एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है। क्या है? यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है काकेशस पर्वतमाला। अगली स्लाइड पर बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो साथियों वो है हमारा बुध ग्रह। क्या है? बुध ग्रह। ये सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है और केवल 88 पृथ्वी के दिन बराबर समय लेता है। यानी कि वहाँ का दिन छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड पृथ्वी के दिनों के अनुसार लगेंगे मानेंगे। तो 88 पृथ्वी दिनों के बराबर में ये जो हमारा बुध ग्रह है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। क्योंकि साथियों जब भी आपने सौरमंडल पढ़ा होगा तो मान लो ये हमारा सूर्य है, तो उसके सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट का ग्रह बुध है। फिर हमारा पृथ्वी का जुड़वा भाई यानी कि शुक्र है, और फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ये सौरमंडल का क्रम है। तो कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो वो बुध ग्रह लेता है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क देशों का सदस्य नहीं है? तो साथियों सार्क देशों का सदस्य विकल्प के अनुसार चीन नहीं है। क्या है? चीन नहीं है। बाकी जितने भी उसमें विकल्प थे वे सभी सार्क देशों के नाम थे। अगला है हमारा, नक्टा लोक नृत्य किस राज्य का है? कौन सा? नक्टा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र।
और महाराष्ट्र का एक और फेमस है लावणी। तो नकटा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? तो वह है असीम मुनीर। क्या है? असीम मुनीर पाकिस्तान के प्रमुख सेना प्रमुख है। और ये प्रश्न भी कोई पूछने वाला था क्या यार? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे आप अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नरेंद्र कृष्ण कुमार का जन्म किस जिले में हुआ था? किसका? नरेंद्र कृष्ण कुमार का जन्म किस जिले में हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ग्वालियर में। और ये गणितज्ञ थे इसलिए परीक्षा में इनका पूछा जा रहा है। तो नरेंद्र कृष्ण कर्मकार का जन्म ग्वालियर जिले में हुआ था और ये एक गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है? फिर से रिपीट कर दूं, प्रश्न बड़ा है कि केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है? तो साथियों वो है मूल क्षेत्राधिकार। क्या है? मूल क्षेत्राधिकार। और इस मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जब भी केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय स्वतः ही संज्ञान ले सकता है, यानी कि वो मामला बिना कोई पीआई लगाए डायरेक्ट ही देख सकता है। यही मूल क्षेत्राधिकार का शक्ति है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब अगला प्रश्न है अर्जेंटीना, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में से भिन्न छाटना था हमें। तो साथियों इनमें से अगर हम देखें तो अर्जेंटीना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अर्जेंटीना देश है ये साउथ अमेरिका में, कहाँ पर? साउथ अमेरिका में है। बाकी कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका तीनों ही नॉर्थ अमेरिका के देश हैं। तो यानी कि इससे इस प्रकार से हम इनमें भिन्न छाट सकते हैं। तो अर्जेंटीना, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में से भिन्न कौन हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा अर्जेंटीना, क्योंकि ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है और कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका नॉर्थ महाद्वीप का हिस्सा है। अगला प्रश्न है सोपान संगीत का संबंध किस राज्य से है? तो वो हमारे केरल राज्य से। कहाँ से? केरल राज्य से। तो सोपान संगीत का संबंध कहाँ से हो जाएगा? केरल राज्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो हुई थी ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में हुई थी। तो 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक ब्राजील बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों वो हुई थी 1872 में। कब? 1872 में भारतीय सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1932 में। कब? 1932 में। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1932। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो साथियों वो है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है मौसम संबंधी घटना कौन से मंडल में होती है? तो साथियों मौसम संबंधी घटना यानी कि बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सभी जो हमारी मौसम संबंधी घटनाएं हैं ये कहाँ पर होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में होती है। तो साथियों 4 सितंबर का हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किस आयोग की सिफारिश पर, ये किस आयोग की सिफारिश पर आधारित था? तो साथियों ये रेले आयोग की सिफारिश पर आधारित था। किसकी सिफारिश पर? रेले आयोग की सिफारिश पर। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 रेले आयोग की सिफारिश पर आधारित था। करेक्ट आंसर है रेले आयोग। तो 5 सितंबर का हमारा पहला क्वेश्चन है दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? क्या है प्रश्न? कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। किसको? बुरहानपुर को कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है हमारा सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है? पुरस्कार का नाम है सासाकावा पुरस्कार। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपदा के न्यूनीकरण में, यानी कि आपदाओं को कम करने में सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो साथियों अगर हम ओवरऑल बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हमारा सिंगरौली है, लेकिन विकल्प के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शहडोल। क्या हो जाएगा? शहडोल बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प के अनुसार। ये विकल्प के अनुसार प्रश्न था। बाकी ओवरऑल सबसे पूर्वी जिला हमारा सिंगरौली है। अगला प्रश्न है हर दूल्हा की मनोती, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर दूल्हा की मनोती लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड से। कहाँ से? बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है लोकगीत हर दूल्हा की मनोती। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा नागालैंड और मणिपुर की सीमा किस देश से मिलती है? तो जो हमारा नागालैंड राज्य है और मणिपुर राज्य है इसकी सीमा किस देश से लगती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार देश से। किससे? म्यांमार देश से। और इसका पूर्व में नाम क्या था? बर्मा था। और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ तानाशाही चल रही है, यानी कि सैन्य डिक्टेटरशिप चल रही है म्यांमार देश में। अगला प्रश्न है हमारा चतुर्भुज मंदिर जहाँ शून्य की खोज हुई थी वह कहाँ पर स्थित है?
तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने शून्य की खोज इस चतुर्भुज मंदिर में ही करी थी। तो प्रश्न बोल रहा है कि जो चतुर्भुज मंदिर हमारा कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के किले में। कहाँ पर? ग्वालियर के किले में स्थित है। और बिल्कुल हैंड रिटन आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो वीडियो को दबा के थोड़ा शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशांत रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी और भूकंप से। किससे? ज्वालामुखी और भूकंप से। तो प्रशांत महासागर में साथियों एक एरिया है जिसको प्रशांत रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट और हमारी महासागरीय प्लेट दोनों का जोड़ है, तो जोड़ खिसकता रहता है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी भी आते हैं और भूकंप भी आते हैं। इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? प्रशांत रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। चलिए आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलीराजपुर के लक्ष्मण तीर्थ मंदिर में किस देवता की मूर्ति है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्म प्रभु स्वामी की। इसकी पद्म प्रभु स्वामी की। तो काफी नया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये कि अलीराजपुर के लक्ष्मण तीर्थ मंदिर में किस देवता की मूर्ति है, तो पद्म प्रभु स्वामी की मूर्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, राहत इंदौरी का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 जनवरी 1950 में। कब? 1 जनवरी 1950 में राहत इंदौरी का जन्म हुआ था इंदौर शहर में। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, नगर वन योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है 400 शहरी वन विकसित किए जाएंगे आने वाले 5 वर्षों में, यानी कि नगर वन कहलाएंगे, ताकि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सुधरे और शहर का वातावरण भी सुधरे। इसलिए नगर वन योजना चलाई गई है और 400 शहर में इससे शहरी वन विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों मध्य प्रदेश राज्य में आनंदम संस्थान है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 में। कब? 2016 में मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 230। कितने? 200 सीट है। और जो हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा है वो एक सदनीय है। क्या है? एक सदनीय है। इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो टोटल हमारे पास 11 सीटें हैं, और अगर लोकसभा की हम बात करें टोटल हमारे पास 29 सीटें हैं। तो ये भी हमने हाथ के हाथ देख लिया। टोटल विधानसभा सीट हो जाएगी 230, एक सदनीय विधानसभा है, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 29 लोकसभा की सीटें हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड कप 2023 किसने जीता है, फिर से रिपीट कर दूं, सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड कप 2023 किसने जीता, तो ये जीता है चेस के खिलाड़ी मैक्सन कार्लसन ने। किसने? मैक्सन कार्लसन ने जीता है, और ये शायद रूस देश से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गीजर घाटी कहाँ पर स्थित है, कौन सी घाटी, गीजर घाटी कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे रूस में। कहाँ पर? रूस में। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस एरिया वाइज विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो कि एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है और यूरोप महाद्वीप में भी फैला हुआ है। और यह कौन सी घाटी की पूछी यहाँ पर हमारे से? गीजर घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है साथियों दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को क्या बोला जाता है? इसको जैविक मरुस्थल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है और जो इसमें अंदर प्रदूषक हैं उन्हीं के कारण इसको जैविक मरुस्थल बोला जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्षितिज मिट्टी किस परत से संबंधित होती है, क्या है प्रश्न, कि जो क्षितिज मिट्टी होती है वो किस तरह की परत से संबंधित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसतह से या अवभूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसाने वाली गैस का फार्मूला क्या है, तो साथियों वो है N2O, और इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हंसाने वाली गैस है, या इसको लाफिंग गैस भी बोल देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? N2O। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो करेक्ट आंसर है रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग हो जाता है हमें विटामिन ए की कमी से। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो साथियों जब सूर्य ग्रहण होता है उसका जो चमकीला भाग हमें दिखाई देता है वो होता है कोरोना। क्या होता है? उसको हम कोरोना बोलते हैं। ये कोरोना महामारी से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हमें कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कोरोना वाला भाग हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, NaCl नमक है तो फिर H2SO4 क्या है, ये फार्मूला पूछा है यहाँ पर कि जो NaCl हमारा नमक का फार्मूला होता है तो H2SO4 किसका फार्मूला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, या जल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुवंतिया टापू पर। कहाँ पर? हनुवंतिया टापू पर प्रतिवर्ष जल महोत्सव माना जाता है
और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगभग 3 महीने चलता है। ये यूँ कहें नवंबर में शुरू होकर दिसंबर में, जनवरी में खत्म हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुवंतिया में। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है? तो वो लगाया है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और साथ ही ये लगाया जाता है 356 के अंतर्गत, जो हमारा भारतीय संविधान की धारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, जो कि धारा नहीं है, वो अनुच्छेद है, आर्टिकल 356 के अंतर्गत पूरे देश में कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि जो गणेश उत्सव की शुरुआत करी थी वो भी बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। अगला प्रश्न हमारा, 1904 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका उत्तर है कर्जन था। कौन था उस समय हमारा गवर्नर जनरल? तो वो कर्जन था। और इसी कर्जन ने साथियों 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। कब? 1905 में भंग कर दिया था, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था। अगला प्रश्न है, ग्रीन आर्मी की शुरुआत किस देश ने करी है? तो वो करी है ऑस्ट्रेलिया देश ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो प्रश्न है कि ग्रीन आर्मी की शुरुआत किसने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों नेपाल काठमांडू में स्थित है। एक पशुपतिनाथ हमारे जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है वहाँ पर भी स्थित है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन अनुसार करेक्ट आंसर है हमारा काठमांडू, नेपाल बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, धन प्रेषण में भारत की कौन सी रैंक है? तो पहले इस प्रश्न को समझ लीजिए। साथियों, धन प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस भेजना, यानी कि वे भारतीय लोग जो विदेशों में जाकर काम करते हैं, वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी प्राप्त करते हैं और उसको वापस अपने देश में भेजते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं या धन प्रेषण बोलते हैं। तो धन प्रेषण में भारत की कौन सी रैंक है? वो है प्रथम, यानी कि पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है वो भारत के लोग ही कमाते हैं। ये भारत के प्रवासी भारतीय कमाते हैं, तो काफ़ी गर्व की बात है और इसमें हमारी प्रथम रैंक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2 अगस्त 2011 को स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया गया था। और अब देख सकते हैं गंगा नदी पवित्र हुई है या नहीं, ये अब आपको बताना है। तो स्वच्छ गंगा मिशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अगस्त 2011। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कितनी ध्वनि सुन सकते हैं? या यूँ कहें कि जो 5 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं वो कितने किलो हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो 25 किलो हर्ट्ज तक की वो ध्वनियाँ सुन सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम SBI कब पारित किया गया था? तो ये 1955 में पारित किया गया था, शायद 8 तारीख थी, 8 जुलाई हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 8 जुलाई 1955 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, पत्ते में कितनी डेसिबल पर सरसराहट होती है? क्या है प्रश्न? जो हमारे सूखे पत्ते होते हैं उनमें कितने डेसिबल पर सरसराहट होती है? तो 25 डेसिबल पर होती है। कितने डेसिबल पर? 25 डेसिबल पर सरसराहट होती है। अगला प्रश्न है, कोयला या कोयला गैस कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? यह प्रश्न है कि कोयला कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो साथियों, कोयला हमारा मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिटिलीन गैस का मिश्रण होता है। और कोयला मेनली 4 प्रकार का होता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और पीट। अगला प्रश्न है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है कि 1 सेकंड का कौन सा भाग होता है? क्या है प्रश्न कि 1 सेकंड का कौन सा भाग होता है? तो साथियों, उसका 1 अरबवां भाग होता है। कितना? 1 अरबवां भाग होता है 1 नैनो सेकंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जिसको हम नीरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नीरी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? नागपुर, महाराष्ट्र हो जाएगा। और नागपुर महाराष्ट्र में एक और फेमस संगठन का कार्यालय है, अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो करेक्ट आंसर दक्षिण गंगोत्री। कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। ये भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र था, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी किस राज्य में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है? जो सोन नदी है वो कहाँ पर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है? तो साथियों, पटना के पास ये बिहार राज्य हमारा यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर राज्य पूछा इन्होंने, तो बिहार राज्य है और एग्जैक्ट लोकेशन पटना के पास। तो सोन किसकी सहायक नदी है? सोन हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है। निकलती कहाँ से, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मेथेमोग्लोबिनीमिया, फिर से रिपीट कर दूं, मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग
किससे होता है, यह किस में होता है, तो ये हमारे रक्त में होता है, ब्लड में होता है। कौन सा? मेथेमोग्लोबिनेमिया जो रोग है ये किस में होता है, तो हमारे रक्त में होता है। फिर अगला प्रश्न है टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, तो ये महिलाओं में होता है साथियों। किसमें? महिलाओं में। ये भी हमारे साइंस का क्वेश्चन है। तो टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? महिलाओं में होता है। फिर अगला प्रश्न है कृषि की सीड्रिल से क्या नुकसान है। क्या है प्रश्न कि कृषि की सीड्रिल से क्या नुकसान है, तो प्रश्न हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह खेती की लागत को बढ़ाता है। अभी प्रश्न थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको आपके हिसाब से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन वॉश क्या है। क्या है प्रश्न कि ग्रीन वॉश क्या है, तो साथियों ग्रीन वॉश मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। ग्रीन वॉश एक प्रकार की स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी या रणनीति है जिसमें वो प्रोडक्ट जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं हो उसको भी पर्यावरण के अनुकूल बताया जाता है उपभोक्ता को। फिर से रिपीट कर दूं कि ग्रीन वॉश वह एक व्यापारिक रणनीति है जिसके अंतर्गत वे उत्पाद जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है उनको भी पर्यावरण के अनुकूल बताया जाता है। तो यह ग्रीन वॉश स्ट्रेटजी है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है संघ पेरिफेरा के अंतर्गत क्या आता है, या यूं कहें हम संघ पेरिफेरा के अंतर्गत कौन सा जीव आता है, तो वो आता है स्पंज। क्या आता है? स्पंज आता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, जो हमारी पावर होता है इसकी वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो वो है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा kWh। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में तीर क्या दर्शाते हैं, जो हमारी फूड साइकिल होती है खाद्य श्रृंखला, इसमें तीर क्या दर्शाते हैं, तो साथियों तीर खाद्य श्रृंखला की दिशा बताते हैं। क्या बताते हैं? खाद्य श्रृंखला की दिशा बताते हैं। सबसे पहले इसमें उत्पादक आता है, फिर शाकाहारी जीव आते हैं, फिर मांसाहारी, सर्वाहारी, कुछ इस प्रकार से ना। तो जो तीर है वो खाद्य श्रृंखला की दिशा हमें दिखाता है। अगला प्रश्न है पोरीफेरा एनिमल के उदाहरण हैं। क्या है? जो पोरीफेरा एनिमल होते हैं इसके उदाहरण क्या क्या है, तो साथियों एक तो हमारा साइकन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हाइलोनेमा। ये विकल्प के अनुसार थे। तो पोरीफेरा एनिमल के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? साइकन हो जाएंगे और हाइलोनेमा हो जाएंगे। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा समुद्र में सूर्य का प्रकाश कितने दूर तक जाता है, तो साथियों 400 मीटर अंदर तक जाता है सूर्य का प्रकाश। इसके बाद पूरा अंधेरा छा जाता है। तो समुद्र में सूर्य का प्रकाश कितनी दूर तक जाता है, करेक्ट आंसर रहेगा 400 मीटर डेप्थ में जाता है। अगला क्वेश्चन है अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की है। ये परियोजना का नाम क्या है? अपनी धरोहर अपनी पहचान। तो ये परियोजना किसने शुरू करी है, तो ये करी है हमारे देश के पर्यटन मंत्रालय ने। किसने? पर्यटन मंत्रालय ने अपनी धरोहर अपनी पहचान। अगला प्रश्न है मिजोरम की सीमा किन दो देशों से लगती है, तो साथियों मिजोरम की सीमा एक तो म्यांमार से लगती है और दूसरा बांग्लादेश से लगती है। किससे? म्यांमार और बांग्लादेश दोनों देशों से दोनों देशों से लगती है। तो मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कितनी राशि दी जाती है, तो जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है इसमें कितनी राशि दी जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये। गर्भवती महिला को दिए जाते हैं और कितने रुपये दिए जाते हैं? 5,000 रुपये। फिर अगला प्रश्न है बुरहानपुर की जामा मस्जिद की दीवारों पर कौन सी दो भाषा के शिलालेख हैं, तो साथियों वो संस्कृत और अरबी दोनों भाषा के यहाँ पर शिलालेख मिले हैं बुरहानपुर की जामा मस्जिद में। तो बुरहानपुर की जामा मस्जिद की दीवारों पर कौन से शिलालेख हैं, तो संस्कृत भाषा के भी हैं और अरबी भाषा के भी हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है आर दिनेश। कौन है? जो आर दिनेश जी हैं ये भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्ट एंड कल्चर से कि सेंक्रेंजी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये हमारे मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। कहाँ पर? नागालैंड राज्य में। फिर से रिपीट करता हूँ कि सेक्रेंजी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, करेक्ट आंसर रहेगा नागालैंड राज्य में। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था, तो साथियों चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कब? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। और इनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था। और वर्तमान में जो भाभरा ग्राम है उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद नगर। अगला प्रश्न है श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम बताने हमें, तो श्रीलंका के साथियों प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणावर्धने या दिनेश गुणवर्धने। और राष्ट्रपति की बात करें श्रीलंका के तो वो है रानिल विक्रमसिंघे। कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? रानिल विक्रमसिंघे। और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? दिनेश गुणावर्धने। अब हम श्रीलंका की करेंसी की बात करें तो वो रुपया है। और जो यहाँ की राजधानी साथियों, यहाँ पर दो राजधानियाँ हैं, एक तो कोलंबो है और एक है जयवर्धनपुरम कोटे। तो दो यहाँ पर राजधानियाँ हैं, कोलंबो और जयवर्धनपुरम कोटे।
अगला प्रश्न MPRDC यानी कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन MPRDC में मध्य प्रदेश सरकार की कितनी हिस्सेदारी है। तो साथियों इसमें मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश सरकार है उसकी कुल 35% हिस्सेदारी है, किसमें MPRDC में 35% हिस्सेदारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पांडव मध्य प्रदेश में कहाँ पर आए थे। तो साथियों जो पांडव हैं वो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में आए थे। कहाँ पर? पंचमढ़ी में। और यहाँ पर इनके नामों की गुफाएं भी हैं और इसका नाम भी पंचमढ़ी इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर पांडवों की 5 गुफाएं हैं। तो ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मराठा सहकारी बैंक किसमें विलय हुई है। तो जो यह मराठा सहकारी बैंक है ये किसमें विलय हुई है। तो यह कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के अंदर इसका विलय किया गया है। तो मराठा सहकारी बैंक किसमें विलय हुई है, करेक्ट आंसर रहेगा कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। अगला प्रश्न है, हुरान झील किस महाद्वीप की प्रमुख झील है। ये हुरान लिखा हुआ है, पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि हुरान झील हुरान झील किस महाद्वीप की प्रमुख झील है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, यानी जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी एक प्रमुख झील है हुरान झील। और जो उत्तरी अमेरिका है इसको ग्रेट लेक प्रदेश भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर बहुत सारी झीलें हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 में। कब? 1927 में इसका गठन किया गया था और 1928 में भारत आया था कौन? साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, चक हाउ काले चावल किस राज्य से संबंधित हैं। तो चक हाउ काले चावल ही हमारे मणिपुर राज्य से संबंधित। कहाँ से? मणिपुर राज्य से संबंधित है। नंबर का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। तो साथियों पहला प्रश्न है हमारा कि गर्म रक्त वाले जीव जिनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं और अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं। साथियों गर्म रक्त वाले जीव जिनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं उनको हम स्तनधारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं। और जो अंडे देते हैं उन्हें हम पक्षी बोलते हैं। प्रश्न पूरी तरह क्लियर नहीं है लेकिन हमने थोड़ा इसको ऐसे समझने की कोशिश करी है। अगला प्रश्न है हमारा, अपस्थानिक जड़ निम्न में से किसमें पाई जाती हैं। अपस्थानिक का मतलब है तंतु वाली जड़ें, तो वो किसमें पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपस्थानिक जड़ हमारे गन्ना में, मक्का में और बांस में पाई जाती है। किसमें? गन्ना, मक्का और बांस में अपस्थानिक जड़ पाई जाती हैं। और पहले बांस को साथियों पेड़ का दर्जा मिला हुआ था लेकिन बाद में इसको अब घास का दर्जा दे दिया है ताकि इसके व्यापार करने में, इससे वस्तु बनाने में, इसको काटने में ज़्यादा आसानी हो। तो अपस्थानिक जड़ निम्न में से किसमें पाई जाती है? गन्ना में, मक्का में और बांस में। अगला प्रश्न है, वायरल बुखार किससे होता है या किससे फैलता है। तो इसका आंसर है संक्रमित व्यक्ति के स्पर्श से या उसके साथ भोजन करने के माध्यम से हमें वायरल बुखार फैल जाता है। तो साथियों वायरल बुखार ही नहीं, चाहे कोई भी संक्रमित बीमारी हो, वो संक्रमित व्यक्ति के हम संपर्क में आएंगे तभी हमें फैलेगी। ये साथ हम कुछ एक्टिविटी करेंगे तब जाकर ही फैलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा MPG का क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो की गई थी 1995 में। कब? 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना करी गई थी। और वर्तमान में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जैसे गाँव में पेयजल वगैरह के लिए पाइपलाइन वगैरह डालना, काफ़ी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रदेश भर में। अगला प्रश्न है, झूम खेती किस प्रकार की होती है। तो साथियों झूम खेती होती है आदिम निर्वाह की। किसकी? आदिम निर्वाह की। और इसमें क्या करते हैं, झूम खेती में एक जगह गए, वहाँ का जंगल काटा, फिर 1-2 साल या 1-2 बार वहाँ पर खेती करी, फिर आगे बढ़ गए। तो झूम खेती किस प्रकार की? तो आदिम निर्वाह की, यानी उस समय की है जब आदि मानव रहा करते थे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी और पूरा क्षेत्र लगभग फॉरेस्ट से कवर था। लेकिन आज आप देख सकते हैं पूरी विश्व की जनसंख्या कितनी है, फॉरेस्ट कवर कितना बचा है। इसलिए झूम खेती किस प्रकार की है? आदिम निर्वाह प्रकार की है। आज के हिसाब से बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। तो साथियों जो हमारा पृथ्वी ग्रह है अर्थ, इसका सबसे ज़्यादा घनत्व है। किसका? पृथ्वी का। और सौरमंडल में अगर हम सूर्य के निकटतम क्रम से देखें तो पृथ्वी कितने नंबर आती है? पृथ्वी आती है हमारे 3रे नंबर पर। इसके पहले बुध आता है और शुक्र आता है, फिर पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इनका क्रम है सूर्य से, है ना। इसको ऐसे ही याद रखना है क्रम से, क्योंकि प्रश्न कभी कभी क्रम से भी पूछ लेता है। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीठी क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है शहद उत्पादन से। किससे? शहद उत्पादन से। तो जो हमारी मीठी क्रांति है वो शहद उत्पादन संबंधित है।
और साथियों शहद का पालन करना या मधुमक्खी का पालन करना को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? मधुमक्खी की खेती करना या मधुमक्खी का पालन करके उनसे शहद निकालने को हम क्या बोलते हैं, उसको एपीकल्चर बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा? तो साथियों वो होगा हमारा गगनयान मिशन। कौन सा होगा? गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के तहत जो इसरो है वो अंतरिक्ष में यात्री भेजने वाला है, जो कि स्पेस में जाएंगे, स्पेस वॉक भी करेंगे, और जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है वहाँ पर रुक भी सकते हैं। तो गगनयान मिशन भी काफ़ी चर्चाओं में रहा। इसके पहले चंद्रयान 3 और हमारा आदित्य L1 मिशन भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है। चंद्रयान हमने सफलतापूर्वक उसको उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया, यानी कि उसकी मून पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी है। अब जो आदित्य L1 है वो देखते हैं अपने L1 पॉइंट पर जाकर कैसे क्या टिकता है, और गगनयान में हाल फिलहाल में लॉन्च होगा कुछ समय बाद। फिर अगला प्रश्न हमारा, दतिया पैलेस किन दो वास्तुकला से मिलकर बना है? तो साथियों जो दतिया पैलेस है ये राजपूत और मुगल वास्तुकला से मिलकर बना है। और साथियों जो सतकंडा महल है, कौन सा? सतकंडा महल, उसको ही दतिया पैलेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सतकंडा महल को ही दतिया पैलेस बोला जाता है, और ये एक 7 मंजिला महल है। तो दतिया पैलेस किन दो वास्तुकलाओं से मिलकर बना है? राजपूत और मुगल कलाओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उज्जैन संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? तो साथियों विकल्प के अनुसार उसमें खरगोन दिया हुआ था, बाकी जो 3 जिले दिए हुए थे वो सभी उज्जैन संभाग का हिस्सा थे। तो उज्जैन संभाग में टोटल कितने 7 जिले आते हैं हमारे। कितने आते हैं? 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग में, और खरगोन जो है हमारा इंदौर संभाग में आता है। अगर हम उज्जैन संभाग के जिलों की बात करें तो सबसे पहले उज्जैन आ जाएगा, फिर हमारा देवास आ जाएगा, शाजापुर आ जाएगा, आगर मालवा आ जाएगा, नीमच आ जाएगा, मंदसौर आ जाएगा, है ना साथियों। तो ये और रतलाम, ये हमारे टोटल 7 जिले हैं जो कि उज्जैन संभाग में आते हैं, और जो खरगोन है वो हमारा इंदौर संभाग में आता है। तो उज्जैन संभाग के टोटल 7 जिले एक बार फिर रिपीट कर दूँ, एक उज्जैन स्वयं, देवास, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा और रतलाम। और संभाग क्या होता है साथियों? तो संभाग एक प्रशासनिक इकाई होती है, यानी कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट को शासन करने में थोड़ी आसानी होती है। संभाग के रूप में जिलों का डिवीजन कर दिया जाता है। अगला है हमारा, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद पर पदोन्नत कर दिया था? तो कौन सा अधिनियम था जिससे बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था? तो करेक्ट आंसर है 1773 का विनियमन अधिनियम। कौन सा? 1773 का विनियमन अधिनियम के कारण ही बंगाल के गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। अगला प्रश्न है हमारा, रजत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो जो साथियों जो रजत जलप्रपात है ये पंचमढ़ी में, कहाँ पर? पंचमढ़ी, जिसको हम सतपुड़ा की रानी बोलते हैं, वहाँ पर स्थित है। और जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं ये 351 फीट ऊंचा है, और मीटर में बात करें तो 107 मीटर ऊंचा है। ये भी कोई परीक्षा में पूछ लें। तो जो रजत जलप्रपात है एक तो पंचमढ़ी में स्थित है, और ऊंचाई की बात करें अगर फीट में तो 351 फीट, और मीटर की हम बात करें तो 107 मीटर ये ऊंचा है। और पूरे भारत में 30वां सबसे बड़ा झरना है। कितना? 30वां सबसे बड़ा ये झरना है हमारा रजत जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलर की इकाई क्या है? मोलर की इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर। क्या है? मोल प्रति लीटर, ये हमारे मोलर की इकाई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर खारा पानी कितने प्रतिशत है, यानी कि लवणयुक्त पानी कितना है धरती पर? तो वो है लगभग 97%। कितना है? 97%। इसके अलावा साथियों जो 1% वो मीठा जल है, और जो बाकी बचा 2% वो है क्या है? वो ग्लेशियर्स में जमा हुआ जल है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं हमारे। जब भी कोई उत्तराखंड वगैरह या हिमाचल प्रदेश की यात्रा करी होगी तो आपने ग्लेशियर जरूर देखे होंगे। तो पृथ्वी पर खारा पानी कितने प्रतिशत है? तो वो टोटल 97%। जो 1% वो मीठा यानी कि पेयजल है, और 2% हमारा ग्लेशियर में जमा हुआ जल है। तो 100% हो गया। और हम पृथ्वी पर ओवरऑल बात करें तो पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है, और 29% पर क्या है? भूमि है, यानी कि स्थल मंडल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा किस राज्य से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा साथियों चिपको आंदोलन, और ये उत्तराखंड से, कहाँ से? उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड राज्य से ये बिलोंग करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो वो हमारी देहरादून। क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवभूमि भी उत्तराखंड को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, वैणी किससे संबंधित है? कौन? वैणी किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फीता क्रमी से। किससे? फीता क्रमी से संबंधित है वैणी। साइंस का क्वेश्चन है। तो वैणी किससे संबंधित है? फीता क्रमी से।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। कौन सा जो केन घड़ियाल अभ्यारण्य है ये किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है केन घड़ियाल अभ्यारण्य। और केन घड़ियाल अभ्यारण्य में साथियों जो घड़ियाल होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है मई 2023 में मादक पेय पदार्थों पर व्यापक स्वास्थ्य चेतावनी लेबल अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है। तो वो है आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। लेकिन साथियों ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहला देश कैसे हो सकता है, जबकि हमारे देश में भी लिकर्स जितनी बोतल होती है उन सब पे व्यापक चेतावनी होती है कि शराब पीना हानिकारक है, शराब पीकर वाहन ना चला है, शराब से कैंसर हो सकता है, सभी प्रकार के उसमें लिखे होते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है। तो मई 2023 में मादक पेय पदार्थों पर व्यापक स्वास्थ्य चेतावनी लेबल लगाने वाला देश कौन सा? वो बन गया है आयरलैंड। कौन सा? आयरलैंड देश। अगला प्रश्न हमारा जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं। तो साथियों जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। कितने? 8 जिले आते हैं। और कौन कौन से हैं? जबलपुर है, कटनी है, नरसिंहपुर है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, मंडला है और डिंडोरी है। और वर्तमान में हमारे प्रदेश में 10 संभाग है, लेकिन 11वां संभाग में भी प्रस्तावित है। अब वो देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। लेकिन जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? टोटल 8 जिले। फिर से रिपीट कर दूं मैं, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी और जबलपुर। तो इसमें से नरसिंहपुर क्या बोलते हैं हम? मध्य प्रदेश का धान का मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। ये प्रश्न कल ही पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है सिंगपुछ मकाओ को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई प्रश्न है ये कि सिंगपुछ मकाक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है लंबी पूंछ का मकाक बंदर। क्या है? लंबी पूंछ का मकाक बंदर, ये इसका अन्य नाम है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। तो बाकी जो 3 कथन दिए होंगे वो गलत होंगे, लेकिन एक कथन सही है। तो सही कथन है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी शायद ये 4 सितंबर के दिन पूछा गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो वहाँ हमारा करेक्ट आंसर था 1986। और अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ लिया है, लेकिन ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है। तो अगला प्रश्न है कृत्रिम उर्वरक के क्या नुकसान है। जो हम अलग से खाद डालते हैं ना उर्वरक, तो उसके क्या नुकसान है। तो साथियों उससे मृदा पर और उपज दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मिट्टी जो फर्टाइल क्वालिटी है वो कम होती है और उपज भी थोड़ी हमारी जहरीली आ जाती है। तो कृत्रिम उर्वरक के क्या नुकसान है? मृदा और उपज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हैं पंजाब में सर्वाधिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा डायबिटीज, कैंसर और मोटापे से पीड़ित लोग आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। साथियों खाद्य श्रृंखला जो होती है हमारी फूड साइकिल, उसमें सबसे ज़्यादा हमें अपघटक पाए जाते हैं और उत्पादक पाए जाते हैं। यानी सबसे बड़ी मात्रा में उसमें उत्पादक रहेंगे और सबसे बड़ी मात्रा में अपघटक भी रहेंगे, क्योंकि वो जब उत्पादक खाएंगे फिर उसको मांसाहारी, सर्वाहारी और लास्ट में जो भी बच जाता है उसको डिकम्पोज तो करना पड़ेगा ना। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उत्पादक और अपघटक। और खाद्य श्रृंखला से लगभग रोज एक प्रश्न आ ही जाता है अलग अलग तरीके से। अगला प्रश्न है हमारा चेरोबोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है। कौन सा? चेरोबोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये हमारे मेघालय राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय राज्य में। तो चेरोबोया उत्सव करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य। और मेघालय की राजधानी क्या है? वो है शिलोंग। और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर जो हैं उनका एक हिस्सा है मेघालय राज्य। और यहाँ पर 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और 3 प्रकार की ही जनजातियाँ हैं, उनको भी नाम गारो, खासी, जयंतिया है। जिसके अलावा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा भी होती है मोसिन राम में। पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब मोसिन राम में हुई। दोनों जगह में बस 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस है, ऐसे कोई विशेष बात नहीं है। तो चेरोबोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हमारे मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा कौन सा महाद्वीप स्थित है। साथियों पृथ्वी दो हिस्सों बांट रखी है हमने। एक तो उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जो हमारा साउथ हेमिस्फीयर है यानी दक्षिण गोलार्ध है में अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा कौन सा महाद्वीप है। तो इसमें एक तो हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और एक आ जाएगा दक्षिण अमेरिका। यानी कि जो दक्षिण गोलार्ध है वहाँ पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं आप, फिर हिंद महासागर, फिर थोड़ा सा हमारा साउथ अफ्रीका का हिस्सा, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा, और फिर दक्षिण अमेरिका आ जाता है अंटार्कटिक और
प्रशांत महासागर के बीच में। तो दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा कौन कौन से हैं, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है और एक दक्षिण अमेरिका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो आप साथियों से देख सकते हैं, एक छोटे से अधिनियम से द्वारा ब्रिटिशर्स ने भारत जैसे बड़े भूभाग का बंटवारा कर दिया। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो साथियों क्या गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। किसके द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और साथियों जब भी हम विभाजन की बात करते हैं तो सिर्फ हमें भारत और पाकिस्तान ही दिखता है, लेकिन हमें बांग्लादेश भी देखना चाहिए, वो भी भारतीय भूभाग का ही हिस्सा है। उसको भी 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद होकर आज़ादी मिली है, लेकिन इसके पहले वो भारत का ही एक हिस्सा था 1947 के पहले। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम से किया गया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से किया गया था। और ये जो बंटवारा साथियों, इसमें मेन हाथ था मुस्लिम लीग का, क्योंकि उन्होंने 1940 में ही अलग पाकिस्तान देश की मांग उठा दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और हमारे राजनेता भी उस समय कम नहीं थे जो इस मांग को स्वीकार वगैरह किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदापुरम जिलों में मेलों की संख्या कितनी है। क्या है जो नर्मदापुरम जिला है, जिसका नया नाम नर्मदापुरम है, पुराना नाम होशंगाबाद है, तो वहाँ पर इसने जिलों की संख्या पूछी है। तो साथियों वहाँ पर टोटल 13 मेले लगते हैं, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं ना, तो हमारा होशंगाबाद नर्मदापुरम जिला है। क्या है, नर्मदापुरम जिला है, सबसे कम मेले इसी जिले में लगते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर यानी कि हिंद महासागर किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो जो हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो हिंद महासागर किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है, तो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी बड़ा महासागर है। इधर भारत श्रीलंका से इसकी सीमा लगती है, उधर फिर अपने मेडागास्कर वगैरह से इसकी सीमा लगती है, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया से भी इसकी सीमा लगती है। तो हिंद महासागर साथियों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, 3 तलाक का संबंध किस धर्म से है। तो साथियों इसका मुस्लिम ने इस्लाम यहाँ पर लिखना करेक्ट होगा हमारा, इस्लाम धर्म से इसका संबंध है। किसका, 3 तलाक का। इसमें क्या करते हैं, जो पति होता है वो पत्नी को बस 3 बार तलाक 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 बोल देता है और उनका तलाक हो जाता है। लेकिन अब ये देश में वैलिड नहीं है, क्योंकि देश में 3 तलाक रोकथाम कानून आ चुका है। अब कोई भी मुस्लिम पति अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोल के तलाक नहीं ले सकता। तो 3 तलाक का संबंध किस धर्म से है, तो इसका इस्लाम धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका में सटीक घड़ी किस संस्था ने बनाई थी। सटीक घड़ी यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ समय मापा जाता है। तो अमेरिका में सबसे सटीक घड़ी किस संस्था ने बनाई थी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी ने अमेरिका में सबसे सटीक घड़ी बनाई थी। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। और देखिए वो आज ही भारत आ रहे हैं, आज यानी कि 9 सितंबर के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति 8 सितंबर के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मार्गरेट स्मिथ ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। क्या है, जो मार्गरेट स्मिथ है उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो इन्होंने भाई अभी तक 24 यानी कि 24 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी है। काफ़ी कठिन टाइप प्रश्न है ये दोनों। अगला है, गोल्डन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो वह स्टेफी ग्राफ। क्या है, स्टेफी ग्राफ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। मई 2023 में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है, तो क्या है, पापुआ न्यू गिनी यानी कि पीएनजी देश के साथ। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएनजी, पापुआ न्यू गिनी। जैसे हमारी सीएनजी होती है ना, ऐसा पीएनजी वाला है। तो मई 2023 में अमेरिका ने किस देश के साथ समझौता किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न है हमारा, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो साथियों सतपुड़ा की रानी बोलते हैं हम पंचमढ़ी को। किसको, पंचमढ़ी को बोलते हैं सतपुड़ा की रानी। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इतनी संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। WHO, WTO है ना, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी संस्थाओं के मुख्यालय संगठन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन सी, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO के रूप में दर्शाते हैं।
और ये वाहनों के धुओं से निकलती है, जो हमारे डीजल या पेट्रोल वाहन निकालते हैं उससे निकालती है। तो सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों नैरोबी केन्या में है। ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है, ये हर एक दो दिन में किसी न किसी तरीके से इसको घुमा फिरा के, कभी इसकी स्थापना, कभी इसका मुख्यालय, कभी इसकी स्थापना, कभी इसका फुल फॉर्म, ऐसे करके इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में UNEP बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि रिपीट हो रहा है प्रश्न। UNE और UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। और केन्या कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ओरछा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? साथियों ओरछा में जो हमारा राम राजा मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सा? राम राजा मंदिर। तो ओरछा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो ओरछा में साथियों राम राजा मंदिर है। और ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बेतवा नदी के, किसके? बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आप सभी को बताया कि जिनेवा। मैं क्या बोल रहा हूँ साथियों कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में इतने हेडक्वार्टर है कि हम उसकी गिनती नहीं लगा सकते हैं, आज मुझे पता भी नहीं है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप, जिसमें बड़े बड़े ज्वाइंट देश हैं, जैसे कि रशिया है, भारत है ना। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है हमारा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का, ये कि असम में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के गुवाहाटी परिसर का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका इनॉग्रेटेड किसने किया था? राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुवाहाटी परिसर का। तो वो क्या है? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। किसने? अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये किस राज्य में? असम में। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? असम की राजधानी गुवाहाटी, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, दिसपुर है। क्या है? दिसपुर। मैं कल एक बड़े चैनल पर देख रहा था, तो वो भी सर भी गुवाहाटी बोल रहे थे, हालांकि वो किसी गलती से बोल रहे होंगे, उनको इससे नॉलेज पूरा है, तो लेकिन वो कभी कभी हो जाता है। तो असम की राजधानी क्या है साथियों? असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए पौधे को छोटे बैग में रखा जाता है फिर उसको खेतों में रोपा जाता है, क्यों? क्योंकि साथियों उसमें क्या होता है कि जो किसान होता है छोटे बैग में लगाए गए पौधे से स्वस्थ पौधे का चयन कर सकता है और उसको फिर अपने खेत में लगा सकता है, ताकि उसको डबल बुआई का खर्चा ना हो। तो नए पौधों के छोटे बैगों में रखा जाता है और फिर खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि उसमें स्वस्थ पौधे का चयन करके उसके खेतों में लगाया जा सके। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती हैं? तो वो होती है लाल रंग में। किसमें? लाल रंग में। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लाल रंग। और ये प्रकाश संश्लेषण वाला पीछा नहीं छोड़ रहा, डेली प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न आता है अलग अलग तरीका का घुमा के, कभी पूछ लेगा उसको किस प्रकार की विधि है, कभी क्रम पूछ लेगा, कभी क्या पूछ लेगा, लेकिन डेली प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न जरूर आता है। तो प्रकाश के किस रंग में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है? साथियों बैंगनी रंग में और लाल रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे कि अभी 4 सितंबर को दिन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या उसका क्रम पूछा था, सूर्य का प्रकाश, फिर पानी, फिर CO2 की उत्पत्ति और लास्ट में पौधों के लिए भोजन और O2, है ना, इस प्रकार से। तो प्रकाश के किस रंग में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है? तो बैंगनी और लाल रंग में होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में हर साल कौन सा प्रवासी पक्षी आता है? साथियों वो आता है कुरंजा। कौन सा आता है? कुरंजा। तो राजस्थान में हर साल कौन सा प्रवासी पक्षी आता है? तो वो आता है कुरंजा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कौन सा मतलब प्रवासी पक्षी आता है? तो आता है साइबेरियन क्रेन। कौन सा आता है? साइबेरियन क्रेन, जो कि रशिया के साइबेरिया भाग से उड़कर हमारे मध्य प्रदेश तक आ जाते हैं। ऐसे राजस्थान में हर साल कौन सा प्रवासी पक्षी आता है? तो कुरंजा आता है। अगला प्रश्न है, कर्नाबलू पार्क किस देश में स्थित है? क्या है प्रश्न कि जो कर्नाबलू पार्क है ये किस देश में स्थित है? तो साथियों मलेशिया देश में स्थित है। कहाँ पर? मलेशिया देश में। और मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और जो मलेशिया है ये एक आसियान देश है। क्या है? आसियान देश है, उसका भी हिस्सा है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का भी हिस्सा है। टोटल उसमें 10 कंट्री आते हैं हमारे। तो कर्नाबुल पार्क किस देश में स्थित है? मलेशिया, राजधानी कुआलालंपुर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप साथियों ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में छोटे छोटे देश आते हैं, उसमें मेनली 2 ही बड़े देश हम देख सकते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड।
बाकी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि ईस्ट तिमूर हो गया, कुछ इस प्रकार से। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, यूराल पर्वत एशिया को किस महाद्वीप से अलग करता है, तो जो यूराल पर्वत है ये एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। किससे, यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। यानी कि ये हमारा रफ डायग्राम है, यूरोप महाद्वीप, फिर ये यूराल माउंटेन्स आ जाएंगे कुछ इस प्रकार के, और फिर ये आ जाएगा हमारा जाइंट एशिया महाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2015 में बाल दर गिर रही थी, तब कौन सी योजना थी, तो उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह प्रश्न पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार का प्रश्न था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में जब बाल दर गिर रही थी। तो अगला प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, किसका, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो साथियों वो है 17। क्या है, 17 है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, मैं जो रिपीट क्वेश्चन होता है वो आपको तुरंत बता देता हूँ साथ के साथ ही। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, खार्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है, कौन सी, खार्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है, तो मनाई जाती है त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर, त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न फिर से MPG का आ गया है, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का पुराना नाम क्या था, वो था सिंचाई मंत्रालय। क्या है, सिंचाई मंत्रालय, और इसका नया नाम क्या कर दिया है, जल संसाधन विभाग। क्या कर दिया है, जल संसाधन विभाग। पुराना नाम था इसका सिंचाई मंत्रालय। अगला प्रश्न है, स्पेन की राजधानी क्या है, साथियों वो है मैड्रिड। क्या है, मैड्रिड। और स्पेन काय के लिए प्रसिद्ध है, अपने सांडों की लड़ाई के लिए, यानी बुल फाइट के लिए। उसमें एक व्यक्ति सांड से लड़ाई करता है, तो स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी, मैड्रिड। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप के कर्सर कहाँ है, हाँ, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में असत्य कथन क्या है, तो साथियों कथन कुछ इस प्रकार से था कि सर्वाधिक बार कप उरुग्वे ने जीता है, लेकिन ये असत्य कथन है। क्या है, ये असत्य कथन है हमारा, क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो सर्वाधिक बार ब्राजील ने जीता है। किसने, ब्राजील ने जीता है। और आपसे पता होगा फीफा के बारे में कौन नहीं जानता, फुटबॉल का सबसे बड़ा कप है फीफा कप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि सर्वाधिक बार कप उरुग्वे ने जीता है, लेकिन ये गलत है, सर्वाधिक बार कप जीता है ब्राजील ने। लेकिन हमें असत्य कथन छांटना था, तो असत्य कथन यही है, लेकिन बाद में हमने इसको थोड़ा सही कर दिया आपके लिए। मतलब आपको ये भी नॉलेज में होना चाहिए कि अगर उरुग्वे नहीं जीता तो कौन जीता, तो हमारा ब्राजील देश जीता है। और ब्राजील क्या है, ब्राजील एक ब्रिक्स कंट्री है। अगला प्रश्न है, मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया में किसने विभाजित कर दिया, यानी जो मोनेरा किंगडम था इसको भी फिर दो विभागों में बांट दिया, वर्गीकृत कर दिया। एक तो आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया। तो इसको किसने विभाजित किया है, तो वो क्या है, विटेकर ने। किसने, विटेकर, साइंटिस्ट होंगे, तो विटेकर ने इसको किया है। अगला प्रश्न है, फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम है, यानी कि विटामिन के नाम बहुत जरूरी याद करना। तो फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B9 के। किसका, विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2023 में AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया, तो उसका नाम है जुगलबंदी। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड चैटबॉट है, इसका नाम जुगलबंदी है। तो ये किसने लॉन्च किया, तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, साथियों लगते हैं उज्जैन जिले में। कहाँ पर, उज्जैन जिले में। कितने लगते हैं टोटल, तो एक वर्ष में यहाँ पर 200 से अधिक मेले, यानी कि 227 प्लस मेले लगते हैं। पूरे मध्य प्रदेश जिले की बात हो रही है, एक शहर की नहीं पर्टिकुलर। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो उज्जैन में लगते हैं। 227 प्लस मेले पूरे उज्जैन जिले में एक साल के अंतर्गत लगा जाते हैं। और सबसे बड़ा मेला हमारा होता है जो कि प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में आता है, सिंहस्थ का मेला या कुंभ मेला। इसके अलावा उज्जैन में लगता है एक महीने चलता है कार्तिक का मेला, वो भी काफ़ी बड़ा मेला है। इसके अलावा गधों का मेला और साथियों छोटे छोटे मेले तो यहाँ पर बहुत सारे लगते हैं। जितने भी छोटे या बड़े स्थान हैं देवी देवताओं के, वहाँ पर मेले जरूर लगते हैं। तो साथियों ये था हमारा 6 सितंबर का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। इसमें हमने 40 प्लस तो जीके प्लस करंट अफेयर्स के और लगभग 25 या 30 क्वेश्चन हमने देखे साइंस के। कितने, 25 से 30 क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पर साइंस के। तो जितने भी क्वेश्चन बाहर आ पाए वो हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किए। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, पोस्ट करो और वीडियो वायरल करो। व्यूज बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, कमेंट बढ़ाओ, बहुत सारी चीजें बढ़ाओ, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हों तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।